हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में जो कि 30 डेज एंड 40 मार्क्स का टारगेट हम लेके चल रहे हैं, इसमें आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसको मैं कंटिन्यू कराऊंगा जो कल का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, जो कि था फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ओके, तो सिविल एंड मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी भी देख रहा हूं कि सुबह का लेक्चर वो अभी भी प्रॉपरली नहीं देख रहे हैं, सुबह सो के उठ नहीं पा रहे हैं और 1 घंटा का वीडियो उनको देखने में पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है। आप लोग जाइए मेरे वीडियोस को देखिए, वरना आप लोगों को बाद में कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा देता हूं कि कल मैंने आप लोगों को क्या कराया था। कल मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स मैंने आप लोगों को स्टार्ट करा दिया था। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में मैंने समझाया था कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, इसमें बेसिकली हम क्या डील करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम वेलोसिटी या फिर फ्लो ऑफ फ्लूइड को कंसीडर करते हैं, बट उसके पीछे के कॉज ऑफ मोशन को हम नहीं देखते हैं। ठीक है, उसके पीछे को, और जो फ्लूइड फ्लो होता है हमारा, जो भी हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसमें कॉज ऑफ मोशन क्या हो सकता है हमारा, उसमें कॉज ऑफ मोशन हमारा वर्क लग सकता है, उसमें प्रेशर डिफरेंस हो सकता है, फोर्सेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्लूइड जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये सीखा था कि हम उसमें जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं, जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। तो वहां पर हम लोगों को 2 चीजें पता चली थी कि वहां पर हम लैग्रेंजियन अप्रोच फॉलो करते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम यूलर्स अप्रोच फॉलो करते हैं। लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या होता है, हम सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स के मोशन को एनालिसिस करते हैं, बट यूलर्स अप्रोच में क्या करते हैं, यूलर्स अप्रोच में हम लोग एक पूरा फ्लो, मतलब एक पूरे कंट्रोल वॉल्यूम का फ्लो एनालिसिस करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि उनमें जितने पॉइंट्स हैं तो वो सारा फ्लो एनालिसिस उन सारे फ्लूइड पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लैग्रेंजियन अप्रोच में हमने एक और चीज क्या सीखी थी कि हम लोग जनरली इसको लो डेंसिटी फ्लूइड्स के लिए या फिर लो डेंसिटी और सब्सटेंसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टडी करना इसको ज्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे यूलर्स अप्रोच क्या होता है, मेरा ज्यादा कारगर होता है। और जहां तक गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, जहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच की बात है, तो वहां पर मेरा कौन सा अप्रोच ज्यादा फायदे है, वहां पर यूलर्स अप्रोच मेरे को ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक बार हमने समझ लिया कि भाई यूलर्स अप्रोच को हमको फॉलो करना है, यूलर्स अप्रोच के मुताबिक ही हमको फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ना है, तो फिर वहां पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ने लगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो में हमने पढ़ा कि पहला टाइप ऑफ फ्लो क्या था, स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो। दूसरा क्या था, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो के बीच का डिफरेंस पता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो लेक्चर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, इस लेक्चर में आपके स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से यूज होगा। अगर आपको नहीं पता है कि स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो आज का लेक्चर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पूरा भी नहीं देखा है तो कम से कम यार स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो को देख लो। ठीक है, ताकि आज का लेक्चर कम से कम आपको समझ में आए। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आ रहा हूं मैं उस पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यूनिफॉर्म फ्लो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बाद हम पढ़े 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फ्लो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो ये जनरली जो 10 टाइप के मोशन होते हैं, या अगर मैं इसको एकदम टेक्निकली कहूं तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो हमने फ्लो पढ़ा था, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये सब क्या होता है। लेकिन फिर मैंने आप लोगों से एक और बात बोला था कि भाई टाइप्स ऑफ फ्लो को पढ़ने के लिए, ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला था कि टाइप्स ऑफ फ्लो को पढ़ने के लिए जरूरी है कि फ्लूइड फ्लो तो हो। मैंने यही कहा था ना आप लोगों से। अरे भाई, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर आप लोग रामायण देख रहे हैं, अब रामायण में आपको यही नहीं पता है कि राम कौन है सीता कौन है, रामायण पढ़े जा रहे हैं तो कोई तो मतलब नहीं है ना। उसी तरह से अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्लो को पढ़ रहा हूं लेकिन अगर मेरा फ्लूइड फ्लो ही नहीं हो रहा है तो टाइप्स ऑफ फ्लो को पढ़ने का मतलब ही क्या। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में अगर मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, या फिर फ्लो की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां पर जो इक्वेशन हम पढ़ते हैं, वहां पर जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, वो कॉन्सेप्ट किसका आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन का। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, हम यहां पर क्या पढ़े थे, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली
इज द मतलब ये जो इक्वेशन होता है ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट होता है। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर मैंने कल एक चीज पढ़ा दिया था आप लोगों को कि कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर मैं वन डायमेंशनल फ्लो के लिए करता हूं तो मेरे पास क्या होता है, और आज मैं इसमें पढ़ाऊंगा कि थ्री डायमेंशनल फ्लो के लिए मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को कैसे उसको लिख सकता हूं। मैं यहां पे डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाऊंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये करता हूं, सबसे पहले तो मैं वन डायमेंशनल फ्लो के लिए बात करता हूं। ठीक है, हालांकि मैंने इसको कल पढ़ाया था फिर भी मैं इसको आप लोगों के लिए पढ़ा लेता हूं, एक बार थोड़ा सा इसमें लगेगा वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, अगर मैं वन डायमेंशनल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करना चाहता हूं तो वहां पर मैं क्या कर रहा था, मैंने एक वहां पर कंटेनर जैसा बनाया था, मैंने कुछ इस टाइप से बनाया था। ठीक है, मैंने वहां पर कुछ इस टाइप से बनाया था। ठीक है, ये ओके मैंने यहां पर क्या दिया था, मैंने यहां पर दिया था कि यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था A1 था, यहां पर कुछ फ्लूइड एंटर कर रहा था उसकी वेलोसिटी V1 थी, यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा था उसकी वेलोसिटी V2 थी। सॉरी ये एकदम मैं अगर एग्जैक्ट टर्म पे कहूं तो मैं ऐसा कर देता हूं इसको, यहां पर मैं मान के चलता हूं कि यहां पर मेरा कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा था, यहां पर मेरा क्या हो रहा था, फ्लूइड फ्लो हो रहा था। ठीक है, ये मेरा कुछ फ्लूइड क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। ठीक है, यहां पर मैं मान के चलता हूं कि ये जो था मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो था, ये क्या था मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो था। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा एक कंट्रोल वॉल्यूम है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये क्या हो गया मेरा एक कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया था मेरा A1 और यहां का मेरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो था A2। ठीक है, यहां पर जो ये लेंथ थी ये थी L2 और यहां पर जो मेरी लेंथ थी मैं मान के चल रहा हूं ये थी मेरी L1। ठीक है, ओके नाउ यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां पर मैं ये भी ले सकता हूं। ठीक है, यहां पर कुछ वेलोसिटी होगी, मैं अभी उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बस मैं अभी आपको ये बोल रहा हूं कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं वन डायमेंशनल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को लिखना चाहता हूं तो कल मैंने बताया था कि यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, m1 डॉट माइनस m2 डॉट इज इक्वल टू m डॉट cv, ये मैंने कल इक्वेशन लिखा था। ठीक है, देखिए मैं इसको पूरा अच्छे से डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि कल मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, जहां पर m डॉट की जो वैल्यू होती है, m डॉट क्या होता है, ये आपका मास फ्लो रेट होता है, ये आपका मास फ्लो रेट होता है। मास फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, मास मतलब अमाउंट ऑफ मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहां पर जो m1 डॉट था मैं मान के चलता हूं कि ये जो सेक्शन है मेरा, ये सेक्शन 1 है, ये मेरा सेक्शन 1 है और यहां पर जो सेक्शन है ये सेक्शन मेरा क्या है, ये सेक्शन मेरा 2 है। इसलिए मैंने यहां पर जो एब्रिविएशंस लिखे हैं A1 L1 A2 L2 ऐसे करके मैंने यहां पर इसको डिनोट किया है। तो अगर मैं प्रॉपरली वन डायमेंशनल फ्लो के लिए यहां पर मास फ्लो रेट को मैं लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, m1 डॉट माइनस m2 डॉट, मतलब जितना मास फ्लो रेट यहां से एंटर हो रहा है माइनस जितना मास फ्लो रेट यहां से आउट हो रहा है उतना ही मास फ्लो रेट क्या है, उतना मास फ्लो रेट यहां पर क्या हो रहा है, इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर है। तो ये मेरा क्या है, मेन इक्वेशन है। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि अगर यहां पर मैं स्टेडी फ्लो की बात करने लगूं, फॉर स्टेडी फ्लो, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि भाई स्टेडी फ्लो के लिए क्या होगा, तो स्टेडी फ्लो के लिए मैं लिख सकता हूं, स्टेडी फ्लो के लिए m1 डॉट माइनस m2 डॉट इज इक्वल टू 0। यहां पर जो m डॉट कंट्रोल वॉल्यूम की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूं। नाउ अभी मेरे को पता है कि जो मास फ्लो रेट होता है, मास फ्लो रेट क्या होता है कि मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पर सेकंड। ठीक है, मास फ्लो रेट जो होता है ये होता है मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पर सेकंड। ठीक है, इसको मैं टेक्निकली इस तरह से लिख सकता हूं। अब यहां पर थोड़ा समझिएगा, अगर मैं m डॉट को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, इसको m बाई टी लिख दूंगा, लिख सकता हूं मैं। ठीक है, सो अगर मैं m1 डॉट की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, m1 अपॉन t1, और अगर मैं m2 डॉट की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड फ्रॉम द आउटलेट सेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम t2। इसको मैं यहां पुट कर देता हूं, चलो इसको मैं पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, m1 बाय t1 माइनस मतलब इज इक्वल टू m2 बाय t2।
ठीक है। नाउ मास को मैं लिख सकता हूं फ्रॉम द बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज में, क्या लिख सकता हूं कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या लिख सकता हूं मैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय T1, ये डेंसिटी 2 इनटू वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है। अब यहां पर मैं आ जाता हूं, यहां पर मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यहां पर अगर मैं वॉल्यूम 1 लिखना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर वॉल्यूम 1 को लिखना चाहता हूं, तो ये जो मेरा यहां का एरिया है इनटू लेंथ, इस लेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि A1 इंटू L1 करूंगा, तो वहां से मुझे V1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसी तरह से अगर मैं यहां का एरिया इंटू यहां का लेंथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो वहां पर मुझे वो किसकी वैल्यू दे देगा? वॉल्यूम 2 की वैल्यू दे देगा। तो चलिए भाई इसको यहां पर पुट कर देते हैं। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ρ1 A1 L1 बाय T1 इज इक्वल टू ρ2 A2 L2 बाय T2। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? नाउ यहां पर ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां लेंथ अपॉन टाइम, ये भी क्या है? लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपकी वेलोसिटी होती है। तो यहां पर जो मेरे को कंटिन्यूटी इक्वेशन मिलता है फॉर वन डायमेंशनल फ्लो, वो क्या होता है? ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर V वेलोसिटी है, आपकी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, यहां पर जो V है ये आपकी क्या है? ये वेलोसिटी है। ओके, तो ये जो इक्वेशन होता है यही मेन इक्वेशन होता है फॉर वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, अब कुछ बहुत समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इस इक्वेशन को A1 V1, मैं कल भी ये बात बताया था, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 को क्या कर लेते हैं? आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लो मान के चलते हैं। ठीक है, आपको एक बात यहां पर समझना होगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका 1 है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? आपका 1 है। ये जो इक्वेशन है ये तभी वैलिड है जब आपका जो फ्लो होगा, जब आपका जो फ्लो होगा वो क्या होगा? फ्लो आपका इनकंप्रेसिबल होगा। फ्लो आपका कैसा होगा? इनकंप्रेसिबल होगा। ठीक है, इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या हुआ कि इनकंप्रेसिबल के केस में जो डेंसिटी होगी वो फ्लो के दौरान क्या होगी? चेंज नहीं होगी। तो अगर फ्लो के दौरान चेंज नहीं होगी तो यहां पर डेंसिटी एट 1 एट डेंसिटी 2 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने की वजह से मेरे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। द एरिया और जो वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है दोनों सेक्शन के लिए फॉर स्टेडी एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है, वो क्या होता है? बराबर होता है। तो आपको ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बट अगर क्वेश्चन में आपको वहां पर नहीं दिया गया है कि इनकंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आप इसी इक्वेशन को क्या करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन मान के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं मेन बात पे। ये तो कल हमने डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, यहां पर हम आ जाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल फ्लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई इसको आज अच्छे से हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इसको तो मैं पढ़ाऊंगा आज। बहुत सारा डेरिवेटिव्स आप लोग पढ़ने वाले, बहुत सारे डेरिवेटिव टर्म्स आने वाले हैं, पूरा दिमाग घूम सकता है। अगर आपको डेरिवेशन का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो कोशिश करना समझने की, हो सके तो रट लेना, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो सवाल आते हैं। मैं बताता हूं आता क्या है। देखिए क्या होता है, हम लोग यहां पर जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए, ये आप लोगों को क्या करता है, या तो वो वेक्टर फॉर्म में पूछता है, या फिर क्या करता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल फ्लो में आप लोगों को अलग अलग कंडीशन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि अगर आपका फ्लो स्टेडी है तो उसके लिए जो वेक्टर फॉर्म होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन का वो क्या होगा। ठीक है, अगर आपका जो फ्लो है वो इनकंप्रेसिबल होगा तो उसे मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मेरा फ्लो ना ही स्टेडी है और ना ही इनकंप्रेसिबल है, मतलब कंप्रेसिबल फ्लूइड की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर आपका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होगा उसका वेक्टर फॉर्म को आप कैसे डिनोट करेंगे, ये सारी चीजें आपको क्या करता है, यहां पर पूछता है। ठीक है, अब यहां पर जो डेरिवेटिव्स वो यूज करते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है टोटल डेरिवेटिव का, और एक होता है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का।
ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का। ठीक है, मैं इतना मान के तो चलता हूं कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस पता होगा। फिर भी मैं एकदम बेसिक बता देता हूं, मैं एकदम डिटेल में डिफरेंशिएशन पे यहां नहीं घुसूंगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन खुद एक बहुत बड़ा यूनिट है मैथमेटिक्स का। बस मैं आपको इतना बता देता हूं कि जब मैं टोटल डिफरेंशिएशन की बात करता हूं या टोटल डेरिवेटिव की मैं बात करता हूं, तो वहां पर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो जिस भी रिस्पेक्ट में डेरिवेशन हो रहा है, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होता है, सारे वेरिएबल उस टर्म के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि कोई मेरा फंक्शन है, कोई भी मेरा एक फंक्शन, कोई भी एक मेरा कर्व है जो किसी एक पॉइंट, दो पॉइंट का फंक्शन है, तो अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स किसी भी तरह से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो इस फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे उस टर्म के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव की बात करता हूं, तो जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूं उसके अलावा सारे वेरिएबल मेरे क्या माने जाते हैं, कांस्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये बात पता है तो अच्छी बात है, यहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो यहां पर फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट की बातें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि आप इस चीज को समझ सके, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाऊंगा ना फ्रेंड्स, तो वो आप लोगों को अच्छे से बने। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या होता है, आपका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है ना फ्रेंड्स, 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए, ठीक है, उसको मैं डिराइव नहीं करा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं ना, आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि डेरिवेशन ही इसका 1 घंटा ले लेगा अगर मैं समझाने बैठा तो आपको। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन में लिख के बताता हूं। चलिए 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए जो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाय डेल जेड प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बहुत ध्यान से याद कर लेंगे, ये आपका मेन इक्वेशन होता है। अब ये इक्वेशन रटना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, डेल बाय डेल टी। ठीक है, जब x है तो u का टर्म, v है तो y का टर्म, z है तो w का टर्म और t है तो सिर्फ इसका पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये जो मेरा फॉर्म है डेल, ये जो डेल वाला जो फॉर्म होता है फ्रेंड्स, यही मेरा क्या होता है, यही मेरा पार्शियल डेरिवेटिव होता है, यही क्या होता है, मेरा पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, नाउ यहां पर एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैच द कॉलम भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो आपको इस फॉर्म में नहीं देता है फ्रेंड्स, वो आपको वेक्टर के फॉर्म में देता है। तो अगर वो आपको वेक्टर के फॉर्म में देगा तो आप यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो यहां पर दे देगा कि स्टेडी फ्लो के लिए क्या हो जाएगा, वो आपको दे देगा कि कंप्रेसिबल फ्लो के लिए क्या होगा, इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो अभी आपको बस ये समझना है इस वक्त के लिए कि आपका जो मेन इक्वेशन होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, वो ये होता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं यहां पर पार्शियल डेरिवेशन कर भी रहा हूं तो यहां पर दो आपके क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है। जैसे यहां पर डेल बाय डेल एक्स में रो इंटू यू है, यहां पे रो इंटू वी है, यहां पे रो इंटू डब्ल्यू है, तो यहां पर डेरिवेशन ऑफ यूवी रूल लगेगा। यूवी रूल जो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल होता है वो लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को ओपन कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। चलो इसको मैं अब धीरे धीरे करता हूं। यहां पर देखिए आपके पास मेन इक्वेशन क्या है, डेल रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई, यही आपका, पहले मैं मेन इक्वेशन को लिख रहा हूं, प्लस डेल रो डब्ल्यू बाय डेल जेड। पूरा एकदम इसको आप लोग एकदम अपने कॉपी में लिखते जाइए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे, प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, किसी भी 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब यह है कि आपका जो फ्लो है वो पॉसिबल है। मतलब अगर आपसे कोई भी इक्वेशन आता है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है और बोलता है कि प्रूव दैट कि जो मेरा ये फ्लो फील्ड दिया है इसमें फ्लूइड का फ्लो पॉसिबल है, तो फ्लो इज पॉसिबल का मतलब यहां पर अगर मैं आप लोगों से लिखूं
इसको मैं ऐसे कर देता हूं और यहां पर मैं आप लोगों से लिखूं फ्लो इज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मेरे को क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लो इज पॉसिबल, ठीक है, अगर मेरे को क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लो इज पॉसिबल, तो इसका मतलब यह है कि उसको इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, फ्लो इज पॉसिबल। मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा है कि फ्लो स्टडी है, फ्लो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल है, ऐसा मैंने कुछ नहीं लिखा। अभी मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि फ्लो इज पॉसिबल। अगर आपसे बोल रहा है तो वहां पर आपका ये इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करना है, एकदम इसको स्टार मार्क करके लिख लो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस टर्म को ओपन करता हूं, सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस यू डेल रो बाय डेल एक्स। ठीक है, ये मेरा पहला टर्म हो गया। प्लस अब मैं इसको ओपन करता हूं, सेम उसी तरह से होगा, रो डेल वी बाय डेल एक्स, सॉरी डेल वी बाय डेल वाई प्लस वी डेल रो बाय डेल वाई। ये क्या हो गया, मेरा दूसरा टर्म हो गया। प्लस आपका इसके लिए मैं ओपन कर देता हूं, रो डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड प्लस डब्ल्यू डेल रो बाय डेल जेड। ठीक है, प्लस आपका बचा डेल रो बाय डेल टी। ठीक है, मैंने क्या किया, सबको यूवी रूल के हिसाब से मैंने क्या किया, एक एक टर्म को ओपन कर दिया, ओपन कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी डेल रो वाले टर्म्स है, क्या कर रहा हूं मैं, जितने भी डेल रो वाले टर्म्स है उनको एक जगह कर दे रहा हूं, और जितने भी रो इनटू जो वेरिएबल्स वाले टर्म है उनको मैं एक जगह कर दे रहा हूं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, रो इनटू डेल यू, इसको मैं डायरेक्ट यहां पे ऐसे नहीं लिख देता, पूरा मैं लिख देता हूं, रो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस रो डेल वी बाय डेल वाई प्लस रो डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। ठीक है, इसको मैं पूरा एक जगह ले लेता हूं, प्लस जितने भी डेल रो वाले टर्म्स हैं, ठीक है, जो ये सब है, इनको मैं एक जगह ले लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, यू डेल रो बाय डेल एक्स प्लस वी डेल रो बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल रो बाय डेल जेड। ठीक है, प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। यही मेरा क्या होगा, यही मेरा कंटिन्यूटी इक्वेशन हुआ। इसको मैंने क्या किया, ओपन कर दिया। ठीक, नाउ यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं एक चीज कर सकता हूं, यहां से मैं रो कॉमन ले सकता हूं। रो कॉमन लेके मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से रो कॉमन ले लिया, प्लस आपका फिर से मैं इन्हीं टर्म्स को लिख देता हूं, यू डेल रो बाय डेल एक्स प्लस वी डेल रो बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल रो बाय डेल जेड प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर जो ये इक्वेशन आप लोगों को मिला है, इस इक्वेशन को, ये हमारा एक्चुअली वो मेन इक्वेशन है जो मैंने क्या कर दिया है यहां पर, जो मैंने यहां पर सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब आपके पास यहां पर दो चीजें मिली हैं, आप लोगों को यहां पर दो चीजें मिली है, एक ये वाला टर्म आपको मिला है और एक ये वाला टर्म आप लोगों को मिला है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म पर थोड़ा सा मैं ध्यान दे रहा हूं, यहां पर जो ये वाला टर्म है इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक यहां पर एक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है उसको मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि अभी मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, मान लीजिए वो फंक्शन क्या है, आपका पी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी आपका है, और वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मैं डीपी करूं, ठीक है, अगर मैं इसको फुली डिफरेंशिएट करूं तो यहां पर वो क्या हो जाता है, डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी वाई। ठीक है, मतलब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कोई भी एक टर्म है, किसी भी एक टर्म को अगर मैं पूरा यहां पर, अगर मैं इस टर्म को, कोई फंक्शन है जो कि एक्स और वाई का, ये दो वेरिएबल है, इसको अगर मैं फुली डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं इसे इस फॉर्म में क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास डेंसिटी जो है, अगर मेरे पास डेंसिटी है, ठीक है, यहां पर अगर मेरे पास डेंसिटी है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, मैंने क्या लिखा यहां पे, अगर मेरे पास डेंसिटी है, देखिए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर डेंसिटी आपकी क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, और यहां पर जो डेंसिटी है वो रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों में, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है।
ठीक है, तो यहां पर इसी को मैंने क्या कर दिया, इसी को मैंने लिखा कि डेंसिटी जो है आपकी वो फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा डी रो, ठीक है, अगर मैं इसको डी रो लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, डेल नहीं है, ये डी रो है। अगर मैं इसको डी रो लिखना चाहूंगा तो ये देखिए, ये जो डी रो है ये फुली डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेल रो बाय डेल एक्स डीएक्स प्लस डेल रो बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल रो बाय डेल टी डी टी, सॉरी डेल रो बाय डेल जेड, यहां पर आप आ जाएगा डेल रो बाय डेल जेड डी जेड प्लस डेल रो बाय डेल टी इंटू डी, ठीक है। ये आपको क्या मिला, एक इक्वेशन मिला। अब आप लोग इसको फिर से देखिए, अब मैं इस टर्म को क्या कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू dt में डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डी रो बाय dt, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल रो बाय डेल एक्स डी एक्स बाय dt, dx बाय dt, हर जगह dt से डिवाइड हो जाएगा, प्लस डेल रो बाय डेल वाई dy बाय dt प्लस डेल रो बाय डेल z dz बाय dt प्लस डेल रो बाय डेल टी dt बाय dt, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया, मैंने आपको एक रिलेशन बताया कि अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी एक पैरामीटर है जो फंक्शन ऑफ दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई है, तो उसका फुली डिफरेंशिएशन क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू dx प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू dy। ठीक वही चीज मैंने क्या किया, डेंसिटी के लिए भी किया, क्योंकि जो हमारे कंटिन्यूटी इक्वेशन चल रहा था यहां पर, इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में जो डेंसिटी था वो वेरी कर रहा था विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम के साथ भी वो वेरी कर रहा था। तो चलो भाई, तो चलो अगर यहां पर ये मैंने लिख दिया तो देखिए यहां पर मुझे क्या मिला, डी रो बाय dt, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, देखिए यहां पर dt और dt कैंसिल हो जाएगा, यहां पर dt कैंसिल हो जाएगा, और अब देखिए मुझे यहां पर क्या मिलेगा, dx बाय dt, dx बाय dt क्या होता है, dx बाय dt होता है u मतलब जो आपका वेलोसिटी का जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर इन x डायरेक्शन। देखिए ये dx है, कुछ डिस्प्लेसमेंट इन दी x डायरेक्शन, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट इन दी x डायरेक्शन, और उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी इन दी x डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी को मैं क्या कर रहा हूं, इसी को मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, ये आपका क्या हो जाएगा, u डेल रो बाय डेल x प्लस dy बाय dt क्या हो जाएगा, v डेल रो बाय डेल y प्लस dz बाय dt क्या हो जाएगा, w डेल रो बाय डेल z प्लस डेल रो बाय डेल t। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, फिर से मैं इस इक्वेशन को यहां पर डाल रहा हूं। यहां पर ये वाला जो टर्म मुझे मिला है, ये वाला जो टर्म मुझे मिला है, ये टर्म मेरे पास अवेलेबल है ऑलरेडी यहां पर इस इक्वेशन में। थोड़ा ध्यान से देखिए, u डेल रो बाय डेल एक्स प्लस v डेल रो बाय डेल वाई प्लस w डेल रो बाय डेल z प्लस डेल रो बाय डेल t। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो ऊपर का कंटिन्यूटी इक्वेशन था, कंटिन्यूटी इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। यहां पर क्या हो जाएगा, रो डेल u बाय डेल, यहां पे पूरा मैं लिख देता हूं, रो डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल z प्लस इसको मैं लिख रहा हूं डी रो बाय dt। यहां पर ये पार्शियल नहीं है, फुली डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म है। ये क्या है, फुली डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म है, इज इक्वल टू 0। तो ये भी मेरा क्या बन गया, ये भी मेरा क्या बन गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन बन गया। ये भी मेरा क्या बन गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को भी आपको ध्यान में रखना है, ये इक्वेशन भी आपसे एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। अब मैं अगर आप लोगों से बोलूं, ठीक है, अभी थोड़ा सा यहां पे और कुछ बचा है। यहां पर हमने पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है ना वेक्टर फॉर्म में। तो यहां पर ये जो होता है डेल, ये डेल को आप किससे डिनोट करते हैं, ये डेल को आप डिनोट करते हैं डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ ये क्या हो जाता है जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ये क्या हो जाता है के कैप। ठीक है, इसको आप किससे डिनोट करते हैं, डेल ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर और जो v का जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लो फील्ड, वो हम किससे डिनोट करते हैं, यू आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस वी जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू के कैप। ठीक है, तो अगर मैं इस डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा डेल डॉट वी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर
आपका जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई इंटू जे 0। देखिए यहां पर जब डॉट प्रोडक्ट होता है आपका, जब डॉट प्रोडक्ट होता है किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में, तो वहां पर क्या होता है आई इंटू आई, ठीक है, आई इंटू आई कैप क्या हो जाता है 1 हो जाता है, जे कैप इंटू जे कैप ये भी क्या हो जाता है 1 हो जाता है, के कैप इंटू के कैप, के कैप इंटू के कैप ये भी क्या हो जाता है 1 हो जाता है जब डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूं मैं। और इसके अलावा अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे, जैसे आई इंटू जे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जे इंटू के 0 हो जाएगा, आई इंटू के कैप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो आपका डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई है, चलो यार लिख ही देता हूं मैं, ठीक है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, ये मैं लिख सकता हूं डेल ऑपरेटर डॉट वी, ठीक है। तो इसको मैं और क्या सिंप्लीफिकेशन करके लिख सकता हूं, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं रो डेल डॉट वी प्लस डी रो बाय डी टी इज इक्वल टू 0। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये आप देखिए, आप देख लीजिएगा काइनेमेटिक्स का जो प्रीवियस ईयर्स के जो गेट के सवाल होंगे उसमें इस टाइप के इक्वेशंस आपको दिए जाते होंगे, ठीक है। ये कब है, ये वही मेन इक्वेशन है और उसी मेन इक्वेशन को मैंने क्या किया है सिंप्लीफाइड फॉर्म पर कर दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नाउ अब यहां पर क्या है, यहां पर ये जो इक्वेशन है दिस इज दी कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है फॉर 3 डायमेंशनल फ्लो इन वेक्टर फॉर्म, 3 डायमेंशनल फ्लो इन वेक्टर फॉर्म, ये आपका क्या हो गया वेक्टर फॉर्म पर आ गया, ठीक है। नाउ अभी भी यहां पर अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि फ्लो इज पॉसिबल, ठीक है, अभी आपसे अगर कह रहा है कि आपका जो फ्लो है वो पॉसिबल है, तो भी आप किस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उसी जो मेन इक्वेशन था आपका, जो आपका एकदम मेन इक्वेशन था, उसी मेन इक्वेशन को मैंने क्या किया है सिंप्लीफाई करके इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसको आप लिख लीजिए पहली चीज। अब चलिए मेरा आपसे एक सवाल है, अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि इफ द फ्लो इज स्टडी, मेरे पास इक्वेशन आ गया, मेरे पास इक्वेशन हो गया ये प्लस डी रो बाय डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में अगर फ्लो आपका स्टडी हो जाए, अगर फ्लो आपका क्या है इज स्टडी, ठीक है, अगर फ्लो आपका स्टडी है। अब आप बोलेंगे सर फ्लो इज पॉसिबल ये भी तो लिखो, अरे भाई फ्लो लिख दिया है ना मैंने, फ्लो लिख दिया मतलब फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, और अब मैं कह रहा हूं कि जो फ्लो हो रहा है वो स्टडी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा डेल v इज इक्वल टू 0, क्योंकि डी रो बाई डी टी तो 0 हो जाता है, हमको पता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी डेंसिटी जो होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो जाती है ना, बिल्कुल यही आप लोग लिखेंगे और ये आंसर फिर क्या हो जाता है, फिर ये आंसर आपका गलत हो जाता है। इसीलिए गेट में आपसे सवाल पूछा जाता है और आपका दिमाग एकदम घूम जाता है। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने तो यही पढ़ाया था, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। जब मैंने स्टडी फ्लो पढ़ाया था तो वहां तो मैंने पढ़ाया था कि कोई भी प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका कॉन्सेप्ट आप क्या पढ़ाते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं नहीं पढ़ूंगा आपसे, आप अच्छे टीचर नहीं हो, घटिया टीचर हो, कहीं से भी मुंह उठा के आ गए हो। नहीं बेटा, कहीं से भी मुंह उठा के नहीं आया हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए बेटा। देखिए यहां पर ये जो था ना बेटा, ये जो डेरिवेटिव था मेरे पास, ठीक है, ये मेरा क्या था टोटल डेरिवेटिव था, बहुत ध्यान से समझिए, ये मेरा टोटल डेरिवेटिव था, और ये जो मेरा टोटल डेरिवेटिव था बेटा, ये था द समीशन ऑफ कन्वेंशनल डेरिवेटिव प्लस टाइम डेरिवेटिव, या फिर मैं कह सकता हूं लोकल डेरिवेटिव। थोड़ा ध्यान से समझिए मेरी बात को। जो आपका डी रो बाय डी टी था फ्रेंड्स, वो क्या था एक्चुअली में, ये आपका था u डेल रो बाय डेल टी, ठीक है, इसको मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूं, डेल रो बाय डेल टी प्लस v डेल रो बाय डेल v डेल y प्लस w सॉरी डेल, यहां पर मैं क्या लिख दे रहा हूं, डेल रो बाय डेल x हो जाएगा, डेल रो बाय डेल x w बाय डेल रो बाय डेल z प्लस डेल रो बाय डेल t इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये जो आपका डेल रो बाय डेल टी था ये इसके बराबर था।
अब अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जो आपका फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए, तो स्टेडी के लिए क्या होना चाहिए कि डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बदल नहीं रही होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप इसको ही जीरो कर दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इस पूरे क्वांटिटी को जीरो एज्यूम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इस पूरी क्वांटिटी को क्या कर रहे हो, जीरो एज्यूम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है टोटल डेरिवेटिव। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है टोटल डेरिवेटिव। और ये वाला जो टर्म होता है, यहां पर दो टर्म है फ्रेंड्स, तो यहां पर जो ये वाला टर्म होता है इसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव डेरिवेशन, कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। और ये जो होता है आपका फ्रेंड्स, ये होता है आपका लोकल डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं हम, लोकल डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सभी जगह अप्लाई होगा। अगर मैं वेलोसिटी फील्ड के लिए लिखूंगा तो भी ये बिल्कुल सही माना जाएगा, यहां डेंसिटी के लिए लिख रहा हूं तो भी ये सही माना जाएगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो फ्लो है वो स्टेडी होगा, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ जो आपका लोकल डेरिवेटिव होता है ना फ्रेंड्स, वो जीरो होता है। एकदम मेरे को पता है उड़ के जा रहा होगा, मुझे पता है बिल्कुल, क्योंकि मैं भी जब पहली बार सुना था मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता था। भाई यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो मेन इक्वेशन है, आपके पास मेन इक्वेशन ये है, ये आपके पास मेन इक्वेशन है। इस मेन इक्वेशन में अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि भाई अगर फ्लो आपकी स्टेडी है तो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होना चाहिए, तो आप इसको जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि ये टोटल डेरिवेटिव है। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, सम ऑफ कन्वेक्टिव डेरिवेटिव एंड लोकल डेरिवेटिव होता है। और स्टेडी फ्लो के केस में सिर्फ और सिर्फ लोकल डेरिवेटिव जीरो होता है, आपका कन्वेक्टिव डेरिवेशन जीरो नहीं होता है। इस बात को समझिए। तो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर मेरे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो क्या है, रो डेल क्रॉस डेल डॉट वी प्लस डी रो बाई डी टी, अगर मैं इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख रहा हूं और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि आपकी फ्लो जो है वो स्टेडी है, फ्लो इज स्टेडी, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर अब आप लिखेंगे कि जो आप लोगों के पास डेल यू डेल रो बाय डेल एक्स प्लस वी डेल रो बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल रो बाय डेल जेड प्लस डेल रो बाय डेल टी, तो आपके पास जो ये वाला टर्म है ना फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो इस केस में जो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन बनेगा, वो क्या हो जाएगा, रो डेल डॉट वी प्लस रो यू डेल रो बाय डेल एक्स प्लस वी डेल रो बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल रो बाय डेल जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा फिर से मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, मैं सिर्फ इस फॉर्म पर आ रहा हूं। ठीक है, इसको तो हम क्या लिख देंगे, डेल डॉट वी, रो इंटू डेल डॉट वी प्लस ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, v इंटू डेल डॉट रो इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर ये कैसे आया, देखिए डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई क्या है, जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, और वो डेल वेक्टर किसके लिए हो रहा है, वो डेल वेक्टर किसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, डेंसिटी के लिए कर रहे हैं, तो डेल डॉट रो आपका किसके लिए हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं स्टेडी फ्लो के लिए मानूं, तो स्टेडी फ्लो के लिए आपका जो इक्वेशन होगा वो ये होगा। ठीक है, आपका ये जो इक्वेशन हो जाएगा वो फाइनली ये वाला इक्वेशन आपका वैलिड होगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेन इक्वेशन हो गया। नाउ अब अगर मैं आप लोगों से कहूं, ठीक है, बिल्कुल इसमें आपको निचोड़ देगा, आपको गेट में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना तो आपको एकदम निचोड़ देगा, आपके कॉन्सेप्ट को पूरा निचोड़ देगा। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं कि भाई फ्लो आपका क्या है, फ्लो इज इनकंप्रेसिबल है, फ्लो अगर आपका इनकंप्रेसिबल है तो उस केस में क्या होता है भाई, उस केस में आपका जो डेंसिटी है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो अगर डेंसिटी मेरा चेंज नहीं हो रहा है तो डेल रो बाय डेल एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल रो बाय डेल वाई वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल रो बाय डेल जेड वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसके साथ आपका डेल रो बाय डेल टी भी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर इनकंप्रेसिबल है तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी तो वो चेंज नहीं होगा ना। तो यहां पर आपका जो इक्वेशन हो जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, कंटिन्यूटी
इक्वेशन continuity equation of three-dimensional flow when the flow is compressible, the flow is compressible। तो उस केस में आपका क्या हो जाता है, उस केस में आपका जो आंसर आ जाता है वो क्या हो जाता है, del u by del x प्लस del v by del y प्लस del w by del z इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ जाता है, फाइनल आंसर आ जाता है। अगर मैं इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, रो del v इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। आप लोगों को ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो कुल मिला के अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं, लो भाई थोड़ी देर के लिए देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करना चाहूं, समराइज करना चाहूं, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी मेरे पास, मैंने क्या बोला, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 1D फ्लो। ये क्या था मेरे पास, ये था रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज आपका 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए अगर मैं बात करूं, सिर्फ 3 डायमेंशनल फ्लो, अभी मैं और कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूं, तो यहां पर ये क्या था, यहां पर था रो, मतलब पूरा यहां पर मैं पूरा ही लिख देता हूं, डेल रो u बाय डेल x, ठीक है, प्लस डेल रो v बाय डेल y, ठीक है, प्लस डेल रो w बाय डेल z इज इक्वल टू क्या हो रहा था, आपका 0 हो रहा था, ठीक है, प्लस डेल रो बाय डेल टी भी था ऑफकोर्स, प्लस डेल रो बाय डेल टी भी क्या था आपका 0 था। अगर मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करता, वेक्टर फॉर्म में लिखता, तो ये क्या हो जाता, रो डेल डॉट वी प्लस डेल रो बाय डेल टी, ये भी क्या हो जाता मेरा 0 हो जाता। पूरा लिखते जाइए, ये सारे फॉर्मूला लिखते जाइए, ठीक है। अगर मैं कहता कि आपका फ्लो स्टडी है, अगर मैं कहता कि फ्लो आपका क्या है, फ्लो आपका स्टडी है, तो ये क्या हो जाता, ये आप लोगों का हो जाता रो डेल डॉट वी प्लस वी डेल डॉट रो, ये क्या हो जाता आपका 0 हो जाता। ये आप एक इक्वेशन आपको मिला। उसके बाद अगर मैं कहता कि भाई फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल है, फ्लो आपका क्या है, फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल है, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाता, उस केस में आपके पास आता डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल z इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के आपके पास ये सारी इक्वेशंस है जो आप लोगों को गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में आपसे कंटिन्यूटी इक्वेशन पूछता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में ये पढ़ा दिया जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आता ये कहां से आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ बोलूंगा कि भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ये तो कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कब होगी, जब फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। अगर सिर्फ बोला जा रहा है, अगर स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल बोलेगा तो भी आपका ये इक्वेशन वैलिड है, लेकिन अगर आपसे बोलेगा कि सिर्फ स्टडी है तो उसके लिए केस बदल जाएगा। अगर बोलेगा सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन आप बताइए तो उसके लिए ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस करता हूं कि आपसे न्यूमेरिकल्स बनने में बहुत आसानी होने वाला है, क्योंकि जब मैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस पढ़ाऊंगा फ्लो फील्ड के लिए, मतलब फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, जो कि मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो चलिए अब हम यहां पर आ जाते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पढ़ाया कंटिन्यूटी इक्वेशन का, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है अगर आप वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के एनालिसिस को भी समझना चाहते हैं तो, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं अभी आपको समझा देता हूं इसके बारे में। मैंने अभी आपसे कहा था कि जब हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, तो वहां हम यूलर्स अप्रोच को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यूलर्स अप्रोच में क्या होता है, एक फ्लो एनालिसिस किया जाता है एक पूरे कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। तो वो जो कंट्रोल वॉल्यूम के लिए किया जाता है, वो यू को हम क्या लिख सकते हैं, यू आई कैप प्लस
वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, नाउ यहां पर अगर मुझे टोटल वॉल्यूम की वैल्यू निकालना है, टोटल वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं, ऑफ कोर्स दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। तो यहां पर जो टोटल वेलोसिटी की जो वैल्यू निकलती है वो क्या होगी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपके पास एक कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि भाई ये यू वी डब्ल्यू आखिरकार है क्या, तो यू वी डब्ल्यू भी वेलोसिटी है जो कि डिफर कर रही है स्पेस, कोऑर्डिनेट्स और टाइम पर। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो आपका यू है, यू क्या है, ठीक है, आपका जो u है इट इज द फंक्शन ऑफ x y z एंड t। उसी तरह से v क्या है आपका, इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x y z एंड t। और जो आपका u v w भी जो है आपका वो फंक्शन है x y z और t। ठीक है, नाउ अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए अभी उसको तो मैं आऊंगा डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में। यहां पर थोड़ा समझिए कि अगर ये तो वेलोसिटी है इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, और ये इन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। बट अगर मैं एक्सलरेशन को भी निकालना चाहता हूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट दी द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा एक्सलरेशन होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन निकालना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du बाई डी टी। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा, होगा कि नहीं। अगर मैं एक्स डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, अगर मैं वाई डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो ए वाई की वैल्यू क्या होगी, डीवी बाई डी टी होगी कि नहीं होगी, होगी ना फ्रेंड्स। अगर मैं एक्सलरेशन फॉर वाई डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, अगर मैं जेड डायरेक्शन के लिए निकालना चाहता हूं तो जेड डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। बहुत ध्यान रखिएगा, ये डी डब्ल्यू बाई डी टी है, ये फुली डेरिवेटिव वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सलरेशन इन द जेड डायरेक्शन। अब अगर मुझे किसी फ्लूइड पार्टिकल का या फ्लूइड फ्लो फील्ड में अगर मुझे टोटल एक्सलरेशन को कैलकुलेट करना है तो टोटल एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल एक्सलरेशन विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अभी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, चलिए उसको भी हम देखते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलो भाई, चलिए अभी मैंने कहा कि आपका जो वेलोसिटी है वो कैसे दिया जाता है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं u इज अ फंक्शन ऑफ x y z t। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, du की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, du की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो du मेरा क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू डी जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी इंटू डी टी। अभी हमने पढ़ा था ना ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी मेरा पैरामीटर है वो फंक्शन है किसी दो वेरिएबल का, तो वहां पर जब मैं इसको इस टाइप से जब मैं उसको फुली डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं उसे इस फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू dt डिवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, du बाई dt, du बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स dx बाई dt। ठीक है, प्लस डेल यू बाय डेल वाई dy बाई dt प्लस डेल यू बाई डेल जेड डी जेड बाई डी टी। ठीक है, प्लस डेल यू बाई डेल टी डी टी बाई डी टी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ओके भाई, चलिए बहुत बढ़िया बात है। ओके, नाउ यहां पर ये डी यू बाई डी टी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था, डी यू बाई डी टी की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, यहाँ पर डी यू बाई डी टी की वैल्यू ए एक्स लिखा था। तो चलो भाई, यहाँ से मुझे एक्सलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन की भी वैल्यू मिल गई। एक्सलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, देखिए dt से dt यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, dx बाई dt क्या होता है, u होता है, u डेल यू बाई डेल एक्स, u डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, प्लस dy बाई dt क्या होता है, v डेल यू बाई डेल वाई, प्लस ये dz बाई dt क्या होता है, w होता है, डेल यू बाई डेल z प्लस डेल यू बाई डेल t। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास एक्सलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन की वैल्यू आ गई।
ठीक है, चलो इसको मैं एक बार फिर से एकदम सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। मैंने क्या बोला कि एक्सलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, एक्सलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन ये होता है u del u by del x प्लस v del u by del y प्लस w del u by del z प्लस del u by del t। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं एक्सलरेशन इन द वाई डायरेक्शन निकालना चाहूं तो अब मैं इसको फिर से डिराइव नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं। ये आपका क्या होता है, एक्सलरेशन इन द वाई डायरेक्शन होगा u del v by del x, ठीक है, प्लस v del v by del y प्लस w del v by del z प्लस del v by del t। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं एक्सलरेशन इन द जेड डायरेक्शन लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा u del w by del x प्लस v del w by del y प्लस w del w by del z प्लस del w by del t। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लो भाई, ये आपके पास क्या क्या आ गया, ये आप लोगों के पास आ गया। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब आप लोग जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहां पर ना एक कॉमन टर्म है जो चला आ रहा है, एक कॉमन टर्म है जो यहां पर चला आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाला जो टर्म होता है, ये वाला टर्म क्या होता है, ये आपका टोटल डेरिवेटिव होता है। ये आपका क्या होता है, टोटल डेरिवेटिव होता है। अगर मैं इतने टर्म्स की बात करूं तो ये क्या होता है, ये मेरा कन्वेक्टिव डेरिवेटिव होता है और ये क्या होता है, ये मेरा लोकल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर मैं एक्सलरेशन को एक ऑपरेटर की तरह मान के चलूं, एक्सलरेशन को एक ऑपरेटर की तरह मान के चलूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं u del by del x ऑपरेटर प्लस v del by del y ऑपरेटर प्लस w del by del z ऑपरेटर प्लस del by del t और ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटर। ठीक है, आप थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिए, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप यहां पर x लिखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली u आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां y लिखेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। अगर आप यहां z लिखेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। अगर आप लोग यहां पापा लिखेंगे तो यहां पे पापा आ जाएगा। अगर आप लोग यहां मम्मी लिखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, मम्मी आ जाएगा। मतलब जो भी आप जो टोटल डेरिवेटिव में आप जिस भी ऑपरेटर को वहां पे डालेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरा कहलाता है, टोटल डेरिवेटिव था तो ये मेरा कहलाता है टोटल एक्सलरेशन। ये मेरा क्या कहला जाएगा, टोटल एक्सलरेशन। अब यहां पर ये क्या था, ये कन्वेक्टिव डेरिवेटिव था, इसलिए मैं इस पार्ट को क्या कहता हूं, कन्वेक्टिव एक्सलरेशन। मैं इसको क्या कहता हूं, कन्वेक्टिव एक्सलरेशन। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट आता है इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं लोकल डेरिवेटिव कहता हूं। तो ये कौन सा एक्सलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकल एक्सलरेशन। ठीक है, तो अगर मैं ये आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई फ्लो जो है, अगर फ्लो आपका स्टडी है, इफ द फ्लो इज स्टडी तो यहां पर कौन सा पार्ट जीरो होता है, अभी मैंने बताया था अगर फ्लो स्टडी होता है तो वहां पर उसका लोकल डेरिवेटिव जीरो होता है। तो फ्लो इज स्टडी के लिए क्या होगा, लोकल एक्सलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, लोकल एक्सलरेशन यह क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। मतलब अगर आपकी फ्लो स्टडी है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका डेल u बाय डेल एक्स या फिर सॉरी डेल u बाय डेल टी, ठीक है, डेल u बाय डेल टी, डेल v बाय डेल टी या आपका डेल w बाय डेल टी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन आपका टोटल एक्सलरेशन जीरो नहीं होगा, याद रखना, टोटल एक्सलरेशन जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ठीक है, कि अगर आपका फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म है, अगर आपका फ्लो यूनिफॉर्म है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कन्वेक्टिव एक्सलरेशन जीरो हो जाएगा। कन्वेक्टिव एक्सलरेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब वहां पर जो ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है, यहां पर जो ये वाला पार्ट है ये आपका जीरो हो जाएगा।
लेकिन अगर फ्लो सिर्फ यूनिफॉर्म है तो भी टोटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एक लोकल एक्सेलरेशन की भी वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि फ्लो मेरा स्टेडी एंड यूनिफॉर्म है, अगर मेरा फ्लो स्टेडी एंड यूनिफॉर्म दोनों है, मैंने क्या बोला अभी, अगर मेरा फ्लो स्टेडी और यूनिफॉर्म दोनों है, तो वहां पर जो मेरी टोटल एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा ये कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस में। अच्छा, इसको समझाने में मेरे को बहुत टाइम लगता है, मुझे बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये वाला पार्ट मैंने किसके लिए किया था, ये वाला पार्ट मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन में डेंसिटी के लिए किया था कि नहीं किया था। यहां पर क्या था हमारे पास, यहां पर डी रो बाय dt था, और सेम यही था u डेल रो बाय डेल x प्लस b डेल रो बाय डेल y प्लस w डेल रो बाय डेल z प्लस डेल रो बाय डेल t, ऐसे करके था ना हमारे पास। तो इसीलिए यहां पर जो भी आपका टोटल डेरिवेटिव होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है कन्वेक्टिव डेरिवेटिव पार्ट और एक होता है उसका लोकल डेरिवेटिव पार्ट। तो अगर यहां पर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, अगर फ्लो स्टेडी है तो क्या होगा, उसका लोकल एक्सेलरेशन पार्ट जीरो होगा, अगर वो यूनिफॉर्म है तो आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर फ्लो आपका स्टेडी एंड यूनिफॉर्म है, यानी कि वेलोसिटी किसी पॉइंट पर भी चेंज नहीं हो रही है और किसी स्पेस कोऑर्डिनेट पर भी चेंज नहीं हो रही है, तो ऑफ कोर्स उसका टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उसका टोटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। अब यहां पर मैं जब प्रीवियस लेक्चर ले रहा था आप लोगों का, तो मैंने आप लोगों को, ठीक है, मैंने आपको इस टाइप का एक डायग्राम दिया था, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये वाला। अब यहां पर क्या था, यहां पर आपके पास कोई फ्लूइड था, उसका हेड मैंने क्या रखा था, उसका हेड मैंने कांस्टेंट रखा था। अब यहां पर मैंने दो पॉइंट ले लिया था, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो अगर मैंने यहां पर दो पॉइंट ले लिया था और यहां पर फ्लूइड क्या था, डायरेक्शन ऑफ उसका आउटलेट जो था वो ये था। अब हेड कांस्टेंट होने की वजह से इन पॉइंट्स पर तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, पर स्पेस कोऑर्डिनेट में क्या थी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी। तो अगर स्पेस कोऑर्डिनेट में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी तो ये कौन सा फॉर्म था, यहां पर आपका जो लोकल एक्सेलरेशन था, ठीक है, लोकल एक्सेलरेशन यहां पर कितना था, ये जीरो था, बट यहां पर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो नॉन जीरो थी। ठीक है, क्योंकि स्पेस कोऑर्डिनेट में ये चेंज हो रहा था। अगर यहां पर मैं इस h को भी कांस्टेंट नहीं रखता तो यहां पर लोकल एक्सेलरेशन की भी कुछ वैल्यू होती, जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है उसकी भी कोई वैल्यू होती। अब यहां पर जो मैंने एक और आपसे कल एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, इस टाइप का एग्जांपल लिया था, ठीक है, इस एग्जांपल के केस में क्या था, इस एग्जांपल में आपके पास फ्लूइड था, यहां पे पॉइंट 1 था, यहां पे पॉइंट 2 था। ठीक है, अगर मैं इस हेड को कांस्टेंट रख रहा हूं, फ्लूइड इनटेक से मैं यहां कांस्टेंट रख रहा हूं, तो यहां पर क्या था, पॉइंट 1, पॉइंट 2 पर भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और इस स्पेस कोऑर्डिनेट यानी कि x डायरेक्शन पर भी इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। तो यहां पर जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो इस तरह से आप क्या कर सकते थे, उन प्रीवियस एग्जांपल्स के बेसिस पर इस एग्जांपल को भी आप क्या कर सकते थे, समझ सकते थे। ठीक है, तो ये रहा आज के लेक्चर का एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक अच्छे से मैंने इसको जो आप लोगों को पढ़ाया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, क्योंकि अगर ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आया ना तो आप लोगों को इसको समझने में फिर बहुत दिक्कत होगा। फिर न्यूमेरिकल्स जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा उसमें आप लोगों को बहुत तकलीफ होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको रोटेशन के बारे में बताऊंगा, मैं इसके बारे में फ्लो रेट या फिर डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, और वहां पर उसके बाद में न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर में, 1 या 2 लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स आपका क्या हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को मैकेनिकल एंड सिविल वाले, क्योंकि एकदम बिल्कुल फुल फ्लैश तरीके से हमें मैकेनिकल को स्टार्ट करना है गेट 2022 और 2023 के लिए। और मैं यहाँ पर 2 से 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैकेनिकल के लिए, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। मैं बहुत अच्छे से डील करूंगा जो भी सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों का एक फीडबैक आए। वो फीडबैक थोड़ा लो हो गया, शुरुआत के 2-3 दिन अच्छा रहा, उसके बाद एकदम से डाउन हो गया है। देखिए, आप किसी भी टीचर से पढ़िए बट कंटिन्यूअसली पढ़िए ना। अगर आप कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी में कंटिन्यू करेंगे।
आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।